नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अधिवक्ता ने हत्या के आरोप को बताया बेबुनियाद। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर की सुरक्षा की मांग। कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन। आतंकवाद का पुतला फूंककर जताया विरोध। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं कला का परिणाम। इस बार भी छात्राओं ने मारी बाजी। संविदा नर्सेज कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में टंगे अग्निशमन यंत्र, बने शोपीस। 3 साल से नहीं हुई रिफिलिंग। अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिश्नोई पर लगे हत्या के आरोप को बेबुनियाद बताया। साथ ही राजस्थान निवासी होने के कारण बिश्नोई के सुरक्षा की मांग की। तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अधिवक्ता बीना शुक्रिया ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सिंधु मूसेवाला की हत्या के मामले में बिश्नोई पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही फेसबुक पोस्ट को गलत बताया। अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राजस्थान निवासी लॉरेंस बिश्नोई के साथ न्याय किया जाए और असली अपराधी की तुरंत पहचान की जाए। पंजाब में लॉरेंस के खिलाफ जो चल रहा है झूठा मुकदमा, वो सरासर गलत है। सिर्फ एक पोस्ट पे, जो एक फेसबुक पे पोस्ट हुई है, उसी कारण लॉरेंस के ऊपर 5 दिन का रिमांड और यातनाएं जो पंजाब पुलिस और ये जो कर रही है पंजाब सरकार, ये सरासर गलत है। क्योंकि एक फेसबुक पे जो पोस्ट आती है उस पर उसको अपराधी मान गया, जबकि लॉरेंस खुद जेल के अंदर था, तिहाड़ जेल के अंदर, जहाँ अभियुक्त के पास फ़ोन नहीं होता है, परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसमें वो क्या साजिश करेगा, उसको इस झूठे मुकदमे में फंसा रहे और राजस्थान निवासी है और उसका वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। इस कारण उसको यातनाएं दी जा रही है, उसको रिमांड पे लिया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन भेजा कलेक्टर के जरिए। तो मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि राजस्थान के जो निवासी है उसके साथ न्याय किया जाए और जो इस अपराध के अंदर, जो मूसेवाले अपराध में, जो इसके हत्याकांड के अंदर, इस हत्याकांड में जो अपराधी जुड़ रखे हैं, जिसने हत्या की। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे लगातार हमलों और टारगेट किलिंग के विरोध में अजमेर ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आतंकवाद का पुतला फूंका गया। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की गई। कश्मीर के हत्यारों कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में अजमेर सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त किया जाए। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज कश्मीर में जो कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही हैं, उनके विरोध को लेकर प्रधानमंत्री के नाम आज कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है और वहां कश्मीरी पंडितों के साथ, उसके अलावा और हिंदू भाइयों के साथ जो उनकी जघन्य अपराध हत्याएं की जा रही हैं, उनको बाध्य करके पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है। उसके विरोध में आज राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा एवं अजमेर के समस्त ब्राह्मण बंधु विप्र सेना आदि ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि वह अर्धसैनिक बल सेना को पूरी छूट देते हुए आतंक विरोधी उग्रवादियों को गोली से शूट आउट किया जाए और आने वाले समय में इसको रोका जाए। जिस प्रकार से सरकार ने वहाँ घोषणाएं की थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब वो घोषणाएं सब गौड़ हो गई हैं। सरकार से एक्शन की हम सब मांग करते हैं और अगर ये मांग मानी नहीं गई तो
उग्र रूप से ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। आज विप्र सेना के जिलाध्यक्ष अंकित जी गौड़ के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया था माननीय राष्ट्रपति महोदय को। हमने निवेदन किया राष्ट्रपति महोदय से जिस तरीके से कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रही है उसको पूर्ण रूप से रोका जाए और जितने भी आतंकवादी हैं उनको चिन्हित करके उनको या तो मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि आने वाले समय में क्योंकि कश्मीरी पंडित पूर्व में भी कई बार प्रताड़ित हो चुके हैं, घर उनका उजड़ चुका है। आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई ना कोई ठोस कदम ब्राह्मण समाज को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से पूर्णतः निंदनीय है कि एक जो समाज है जो हमेशा सहनशील समाज है, किसी चीज पे ना विरोध नहीं करता, पर उसी को टारगेट करके मारा जा रहा है। ये पूर्ण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय में लगे अग्निशमन यंत्र दीवार पर शोपीस की तरह टंगे हैं, जिन पर 2 से 3 साल पुरानी तारीख अंकित है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो ऐसे सिलेंडर किसी भी प्रकार से कारगर नहीं होंगे। किसी भी इमारत में आग लगने पर अग्निशमक सिलेंडर का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है, जिन्हें समय समय पर रिफिल कराना भी जरूरी होता है ताकि जब कोई हादसा हो तो ये काम आ सके। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिविल लाइन स्थित राजीव गांधी भवन में फायर सुरक्षा को लेकर दीवारों पर टंगे सिलेंडर 3-4 साल से रिफिल नहीं कराए गए। ऐसे में वह सिर्फ दीवारों पर शोपीस के जैसे लटके हुए हैं। सिविल लाइन स्थित बहुउद्देशीय राजीव गांधी भवन बना रखा है, जिसमें रीट कार्यालय भी संचालित किया जाता है। 3 मंजिला भवन में ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, स्टाफ ट्रेनिंग हॉल सहित कई चैम्बर बने हुए हैं, लेकिन भवन में आग बुझाने के लिए कई जगह अग्निशमक सिलेंडर लगाए गए हैं। पहली मंजिल पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 2 अग्निशमक सिलेंडर लगे हैं। दोनों की रिफिल की तारीख 2017 में समाप्त हो गई। इसी तरह अन्य स्थानों पर लगे सिलेंडरों पर भी 2 से 3 साल पुरानी डेट है। गौरतलब है कि बोर्ड का यह सरकारी भवन प्रशासनिक बैठकों में काम आता है। इसमें कैबिनेट प्रशासनिक बैठकों में लिया जाता है। राज्य मंत्री, कलेक्टर, एसपी सहित विभिन्न महकमों के आला अधिकारी शामिल होते हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने शोपीस बने सिलेंडर की सुध नहीं ली, न इन्हें समय पर रिफिल कराया है। अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं जब इस मामले में फायर ऑफिसर गौरव तंवर से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकारी गैर सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए लगाए गए फायर एक्सटिंग्विशर को हर साल रिफिल कराना अनिवार्य होता है, जिससे वह अच्छे से कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर नोजल को देखकर भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह काम करने योग्य है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह गलत है। फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनका रिफिल करने का समय जो हम एक मानक समय मानते हैं उसको 1 साल मानते हैं। वैसे फायर एक्सटिंग्विशर पे गेज लगे होते हैं। उस गेज में दोनों तरफ रेड और एक ग्रीन का सिग्नल होता है, जिसमें जो सुई है अगर ग्रीन पे है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग है और कार्य करने की क्षमता में रहता है। अगर दोनों रेड में से किसी भी सुई दोनों रेड में से किसी पर है तो वो वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो स्टोर प्रेशर जो गैस होती है वो निकल जाती है, या उसमें कोई लीकेज हो जाता है तो वो निकल जाती है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता। तो हम जहाँ पे भी कभी चेक करने जाते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं तो यही कहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर को आप हर साल उसको रिफिल करवा लीजिए, उसको आप चला के उसको ट्रेनिंग दे दीजिए किसी को चला के, फिर आप उसको रिफिल करवाएं तो आपका जो रिफिल करने वाला उसको रिफिल करके भी दे देगा सही से, और आपको जो क्रियाशील अवस्था में आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। सभी निजी, सरकारी, गैर सरकारी, चाहे कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो, चाहे फैक्ट्री हो, सभी पे ये जो एक्सटिंग्विशर के रूल्स हैं सब पे लागू होते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर की जो हम देख सकते हैं कि वो वर्किंग है या नहीं, वो हम गेज के थ्रू देख सकते हैं। और अगर उसको हम एडवाइस देते हैं तो वो हर साल उसको रिफिल कराने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता है कब एक्सटिंग्विशर, क्योंकि देखते हैं कि भाई ग्रीन पे आए, रेड पे आए, उसका पता नहीं रहता, तो हम उसको हर साल रिफिल कराने। संविदा नर्सेज एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांगे नहीं मानने पर एसोसिएशन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। संविदा नर्सेज एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एसोसिएशन ने नर्सिंग भर्ती जल्दी जारी करने और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। हम आज संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। नर्सिंग भर्ती जल्द जारी करवाने एवं पदवर्दी के लिए 10, 20, 30 बोनस प्लस मेरिट के आधार पर जारी करवाने के लिए 2018 एवं 2013 की
तर्ज पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1250 के अप्रूव निकाल लिए। हम संविदा वालों का उसमें 1250 में नहीं हो रहा सिलेक्शन, उसमें सिर्फ मात्र 10% का ही हो पा रहा है। इसमें सब वंचित रह जाएंगे। 7 से 8 साल हमारे वो काम करते हुए हो गए, और अगर 10 तारीख पहले अगर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है बोनस प्लस मेरिट से एवं पदवर्ती नहीं होती है, तो 15 तारीख के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। जयपुर में महापड़ाव होगा और उसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्थान सरकार की होगी। आज हम जिला कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा कि आपकी मांगे जायज़ है। और ऋषि दयानंद मोहल्ले में भवन को तोड़कर दुकान बनाने के विरोध में व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्य रुकवाने की मांग की। में जो जर्जर अवस्था में बिल्डिंग थी उसको जो है वो तोड़ के और मार्केट बनाना चाहता है, और जिसमें उसकी गली कुल 6 फुट की है। ऋषि दयानंद मोहल्ले पंचायत की ओर से क्षेत्र में दबंग व्यक्ति द्वारा मकान को तोड़कर दुकानें बनाए जाने के विरोध में क्षेत्रवासियों और व्यापारियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्य रुकवाने की मांग की गई। व्यापारियों ने बताया कि क्षेत्र में मात्र 6 फुट की जगह है, उसमें उक्त व्यक्ति द्वारा दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसके कारण मकान तोड़ने पर अन्य भवनों को नुकसान पहुँचने का डर है। इस संबंध में व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा। ऋषि दयानंद मोहल्ले की पंचायत की तरफ से एक जिलाधीश महोदय को, एसपी साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया है कि हमारे मोहल्ले में जो जर्जर अवस्था में बिल्डिंग थी उसको जो है वो तोड़ के और मार्केट बनाना चाहता है, और जिसमें उसकी गली कुल 6 फुट की है। तो हमने जिलाधीश महोदय को किया है कि भाई पड़ोस के जो मकान हैं वो गिर जाएंगे, इसको परमिशन नहीं दी जाए, और दी जाए तो अपनी सुरक्षा करे। अगर कोई भी आदमी हादसा हुआ तो जिलाधीश महोदय की जिम्मेदारी होगी, और कोई भी आदमी कोई मर गया या बिल्डिंग गिर गई, क्यों सब आदमी रहते हैं उसमें मोहल्ले में, इसलिए हमने जिलाधीश महोदय क्या खुद नगर निगम को कह के एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। तो सबने आश्वासन दिया है कि हम पूरी जांच कराएंगे और उसका काम बंद कराएंगे। स्थिति बिल्डिंग जो है वैसे तो बढ़िया है, साबित है, पर वो उसको तोड़ के दुकानें बनाना चाहता है। पुरानी बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग मजबूत है, पर वो उसको लालच है कि मैं दुकानें बनाऊं। तो दुकानें बनाने के लिए अब 6 फुट की गली में दुकानें बनाएगा, होटल बनाएगा, तो क्या परेशान होगा व्यापारी। एक बात समझाया भाईचारे से, पूरी पंचायत गई है, तो उसके खिलाफ भी पंचायत झूठे मुकदमे दर्ज कराता है, समझ गए, पुलिस को कह के, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस भी जान। नगरा निवासी बीसी संचालक प्रमोद गुप्ता ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर महेश गुप्ता नामक व्यक्ति के द्वारा मकान और दुकान पर किए गए कब्जे को दिलाने की मांग को लेकर न्याय की गुहार लगाई। दे रहा है और मेरे मकान पे कब्जा नहीं दे रहा है। फैक्ट्री के पैसे वो ले चुका है, किंतु फैक्ट्री में ताला उसी का लगा हुआ है। नगरा निवासी बीसी संचालक प्रमोद गुप्ता ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। प्रमोद गुप्ता ने बताया कि उसके मकान और फैक्ट्री पर महेश गुप्ता ने कब्जा कर रखा है, जबकि बैंक में आधा मकान गिरवी रखा गया था, लेकिन उसने पूरे मकान पर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण उसे किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। साथ ही उसकी फैक्ट्री पर भी उपरोक्त व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस संबंध में प्रमोद गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कब्जा दिलाने की मांग की। मैं लोगों का पैसा चुकाना चाहता हूं, किंतु मेरी हर चीज़ पे, हर ज़मीनों पे लोगों के कब्जे हो गए हैं। अभी महेश गुप्ता जो नगरे पे मेरा मकान है, उस मकान पे भी बैंक ने उसको नीलामी में एक पोर्शन दिया, दूसरा पोर्शन मेरा है, किंतु वो मुझे ऊपर जाने नहीं दे रहा है और मेरे मकान पे कब्जा नहीं दे रहा है। फैक्ट्री के पैसे वो ले चुका है, किंतु फैक्ट्री में ताला उसी का लगा हुआ है और मुझे फैक्ट्री भी नहीं दे रहा है, जिससे मैं उस फैक्ट्री को वापस चालू करके रोजगार कर सकूं। अभी मैं काफ़ी परेशानी हालत में हूं। मेरी हर चीज़ पे किसी न किसी व्यक्ति का कब्जा है। सारी संपत्तियां दूसरों के कब्जे में होने कारण से मैं गरीब जनता का पैसे कैसे लौटाऊं, मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा है। मैं 6 माह पूर्व जेल से छूटा, उसके बाद लगातार अजमेर में रह रहा हूँ, हर व्यक्ति से मिल रहा हूँ। आज गरीब जनता का पैसा लौटाने की मेरी इच्छा है, किंतु हर परिस्थिति विपरीत हो गई है। हर व्यक्ति ने अपनी चीज़ समझ पे उस पर कब्जा कर लिया है। आज महेश कबाड़ी ने मेरे खिलाफ भी एक वापस मुकदमा दर्ज कराया है, वो जो कि झूठा है। आज मैं एसपी साहब पे आया हूँ, आईजी ऑफिस भी गया हूँ, इससे पूर्व में गया हूँ, किंतु उन्होंने उस पर कार्रवाई ना करते हुए
उस पर FR लगाते हुए बोला ये सिविल का मैटर है। तो मैं काफ़ी बहुत दिमागी मानसिक मेरा संतुलन दिन प्रतिदिन खराब होता है। मैं अभी महेश कवाड़ी के खिलाफ आया हूँ, महेश गुप्ता के खिलाफ आया हूँ कि वो मेरी मकान का एक पोर्शन जो मेरा है वो मेरे को दे तो मैं वो रह सकता हूँ, मेरा मकान का पूरा सामान मिल जाए मुझे, जिससे मैं आगे का मेरे ऊपर 4-4.5 करोड़ की देनदारी है वो मैं चुकाना चाहता हूँ। मैं नगरे पे 1 महीने से रह रहा हूँ, सभी से मिलके सबसे कागज़ ले लिए मैंने, भाई तेरे 4 लाख हैं, 4,000 हैं, 40,000 हैं, वो सब पैसा मैं लोगों को मेरी प्रॉपर्टियाँ बेच के चुका सकता हूँ, किंतु ये लोग मेरी प्रॉपर्टी कागज़ देना नहीं चाह रहे। बड़े व्यापारी ये चाहते हैं कि ये प्रमोद गुप्ता यहाँ से वापस चला जाए या वापस जेल चला जाए, तो इसकी सारी चीज़ें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कला का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। परिणाम बोर्ड अध्यक्ष LN मंत्री ने जारी किया। इस वर्ष परिणाम 96.33% रहा। इस बार भी परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी। 12वीं आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम आज घोषित किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कला का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। बोर्ड अध्यक्ष LN मंत्री ने परीक्षा परिणाम जारी किया। इस वर्ष 12वीं कला में 6,16,745 परीक्षार्थी पास हुए। इस बार पास होने का प्रतिशत 96.33 रहा। हमेशा की तरह इस बार भी परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी। वहीं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम 94.99% रहा। 12वीं आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम आज घोषित किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक कला वर्ग में 6,52,444 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 6,40,239 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए तथा 6,16,745 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.33 रहा। इसमें से 3,02,729 छात्र तथा 3,14,016 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.44, आई रिपीट, छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.44 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत, आई अगेन रिपीट, 97.21% रहा। रेगुलर जो परीक्षार्थी थे वो 6,37,321 थे और प्राइवेट 2,918 थे। इनमें से रेगुलर का पासिंग परसेंटेज 96.59 रहा और प्राइवेट का सिर्फ 40.27% रहा। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्याय में कुल 4,058 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,994 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए तथा 3,794 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। वरिष्ठ उपाध्याय का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.99% रहा। इसमें से 1,804 छात्र तथा 1,990 छात्राएं उत्तीर्ण हुए। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.37 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.51% रहा। नियमित परीक्षार्थी 3,984 तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी 10 प्रविष्ट हुए। इनका उत्तीर्णता प्रतिशत रेगुलर का 95.08 और प्राइवेट का 60% रहा। यहाँ मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पिछली बार के रिजल्ट की तुलना यदि की जाए तो पुराना 2019 जब नियमित परीक्षा हुई थी तब परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 88% रहा था। 2020 में 90.70 रहा था। पिछली बार 2021 में जबकि कोरोना काल था, परीक्षाओं का परिणाम विशेष प्रकार से निकाला गया था, तब 99 रहा था। इस बार प्रतिशत जो रहा है वो नियमित परीक्षाएं जो 2019 और 20 की हुई थी उनकी तुलना में काफी अच्छा रहा है। आप सभी लोगों ने इस अवसर पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और ये द्वितीय परिणाम हमारा रहा है। आगे वाले परिणाम भी शीघ्र ही घोषित करने का बोर्ड पूरा परिवार प्रयास करेगा। बोर्ड परिवार को, आप सभी को मेरी तरफ से, बोर्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विजयनगर के राजनगर मदरसे में अजमेर जिला देहात कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ईद मिलन और हाजियों का इस्तकबाल के साथ जन प्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान किया गया। विजयनगर राजनगर मदरसे में अजमेर जिला देहात कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ईद मिलन और हाजियों का इस्तकबाल और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह सफलतापूर्वक जिलाध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह में सभी हाजियों को साफा माला पहनाकर और हजानियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। ईद मिलन समारोह पर सभी मौजूद लोगों को खीर परोसी गई। समारोह में सभी आए हुए लोगों को साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसमें मंच का संचालन नूर भाई देशवाली मास्टर अख्तियार अली द्वारा किया गया। अदा कर दिया है। और उसके बाद भी एक खुशी की एक बात और ये भी है
कि भारत सरकार का कोटा आधा होने के बाद भी अजमेर जिले के जितने भी हज पर जाने वाले लोगों ने आवेदन किया था। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल की बैठक पुष्कर के नट समाज के मंदिर मेला ग्राउंड के सामने रखी गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा शहर जिला अजमेर द्वारा आज केंद्र में भारतीय जनता के यशस्वी और विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में गौरवशाली सफलतम 8 वर्ष बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत भीम चौपाल का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बैरवा बस्ती गुलाबबाड़ी अंबेडकर भवन में आयोजित वार्ड नंबर 19 बावड़ी दौलाबाटा किशनगढ़ में भाजपा एससी मोर्चा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश खींची रहे। कार्यक्रमों में जिलाध्यक्ष द्वारा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतम गौरवशाली 8 साल बेमिसाल और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 8 साल बेमिसाल के तहत किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही नरेगा योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र निकायों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में चारों संभाग में हुई तैयारियों के बारे में बैठक का आयोजन किया गया। में जो नरेगा योजना चल रही है उसी टाइप से अब शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही नरेगा योजना की तरह शहरी क्षेत्र निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री द्वारा 12 जून को की जाएगी और इसका 16 जून को विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में अजमेर संभाग में चल रही तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई। राज्य सरकार के आदेशानुसार जैसे गाँव में जो नरेगा योजना चल रही है उसी टाइप से अब शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी। उसका लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री 12 जून को करेंगे और 16 जून से ये योजना लागू होगी। इस संबंध में अपने अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, चारों जिलों में 34 नगरीय निकाय है। उनके द्वारा अब तक जो क्या क्या तैयारियाँ की गई है उसकी समीक्षा बैठक मैंने चारों जिलों के जिला कलेक्टर्स और 34 नगर पालिकाओं के जो अधिशासी अधिकारी और आयुक्त उनके साथ हमने समीक्षा बैठक की है, चर्चा की है और उसके अनुसार ये चीज़ सामने आई है कि सभी लोगों ने लगभग तैयारियाँ पूरी कर चुके हैं। कामों का चिन्हीकरण कर लिया है और जो श्रमिक लगाए जाएंगे कितने श्रमिक उसका भी प्लान कर लिया है। श्रमिकों का सर्वे है वो भी काम काफ़ी हो चुका है, अभी चल रहे हैं और जॉब कार्ड जारी करने के बारे में भी काफ़ी आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और सब जगह नगरीय निकायों से अपने अध्यक्ष और उनके जो आयुक्त हैं उनसे कार्य योजना जो अनुमोदित होकर के और संबंधित जिला कलेक्टर साहबान के पास पहुंच चुकी है। अजमेर जिले में कार्य योजना अनुमोदित हो चुकी है और 3 जिलों में आज कार्य योजना अनुमोदित हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।